ठीक है। तो जो स्मोक जो होता है तो नाइट्रोजन और मतलब क्या होता है ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन मिलके क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। ठीक है, प्रदूषक के रूप में काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि NO2 तथा हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं आपस में सूर्य के प्रकाश परावैंगनिक किरणों की उपस्थिति में फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक आपको समझ में आ रहा होगा कि जब प्रकाश और रसायन आपस में मिलके जो प्रदूषण बनाता है उसे फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। ये क्लियर हुआ। देखिए इसको क्या कहलाते हैं, PAN के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, परऑक्सी एस्टाइल नाइट्राइड, मतलब परऑक्सी एस्टाइल नाइट्रेट भी कि पूछा जा सकता है कि पान क्या है, तो परऑक्सी नाइट्राइल नाइट्रेट भी कहा जाता है। इतना आपको समझ में आया। फिर देखते हैं कि क्या कहलाता है कि फोटोकेमिकल स्मोक, फोटो से समझ में आ ही जाएगा कि प्रकाश होता है और केमिकल मतलब रसायन। तो जब प्रकाश और रसायन आपस में मिलेगा तभी फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ओजोन की उपस्थिति में सांस लेने में, जो ओजोन जो होता है उसकी उपस्थिति में सांस लेने में श्वसन तंत्र जो होता है उसको, तंत्रिका तंत्र को, श्वसन तंत्र को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें सांस लेने में कठिनाई जाती है, हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होने लगता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा पीले भूरे रंग का ये स्मोक बनता है, पीले भूरे रंग का रहता है ये स्मोक, जिसका प्रमुख घटक क्या होता है, परऑक्सी एस्टाइल नाइट्रेट। ठीक है, परऑक्सी एस्टाइल नाइट्रेट इसका प्रमुख घटक होता है, मतलब मेन जो होता है प्रमुख घटक जो कंपाउंड से मिलके बना होता है ये होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो ये क्या कहला गया, फोटोकेमिकल स्मोक, ये आपके 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद होता है एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। अम्ल से मतलब क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड, गाड़ियों के चलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वायु में धुआं रहता है वो भी सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में, ये सब चीज़ें मिलके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती हैं और इस प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अपक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। नाइट्रोजन क्या क्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अम्लीय वर्षा का मतलब होता है कि 60 से 70% सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा 30 से 40% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व ट्राइऑक्साइड के कारण जो वर्षा होती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। मीन्स अम्ल मतलब सल्फर और नाइट्रोजन के मिलने से जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं हम, अम्लीय वर्षा या एसिड रेन कहते हैं, कि अम्ल के रूप में जो वर्षा हो। इस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ऑगस ने किया था। रॉबर्ट ऑगस ने अम्लीय वर्षा के बारे में बताया था 1872 में। रॉबर्ट ऑगस ने 1872 में अम्लीय वर्षा के बारे में बताया था कि अम्लीय वर्षा क्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद वातावरण में अम्लीय वर्षा जो होती है, तो जो एसिड रेन जो होता है, अम्लीय वर्षा जो होती है, जो कारण जो होता है इसका, तो 2 टाइप से अम्लीय वर्षा का रीजन होता है कि 2 प्रकार से अम्लीय वर्षा हो सकती है। पहली वेट, दूसरी ड्राई, मीन्स आर्द्र जमाव वाली, और दूसरी होती शुष्क जमाव वाली। आर्द्र मीन्स क्या होता है, अर्थात वायु में बने अम्ल वर्षा या बर्फ के द्वारा बने जो होते हैं वो आर्द्रता वाले कहलाते हैं। शुष्क मतलब जब अम्ल सल्फेट का या फिर नाइट्रेट को पृथ्वी पर पहुंचाता है, जब सल्फेट और नाइट्रेट पहुंचता है तो शुष्क अम्लीय वर्षा कहलाती है। प्राकृतिक में स्वयं ज्वालामुखी, वोल्केनो जिनको कहते हैं, अब बड़ी मात्रा में सल्फर और SO2 मुक्त करते हैं। वनों में आग लगने के कारण भी SO2 का निर्माण होता है। ठीक है, मानव जनित जो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अम्लीय वर्षा को प्रोत्साहन देते हैं। तो SO2 जो होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके एक क्षणिक या बीक अम्ल बनाता है, तो अम्ल का निर्माण करता है जिससे PHA अम्लीय कर देता है। तो अम्लीय वर्षा जो हो रही है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव क्या है, देखिए अम्लीय वर्षा या एसिड रेन के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण जो प्रभाव, वृक्ष बहुत कमज़ोर होते हैं, एसिड के कारण पीड़क और बढ़ जाते हैं। अम्लीय वर्षा के जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जैसे ताजमहल है वो काला पड़ रहा है ना, उसका कलर जा रहा है, और बहुत ऐतिहासिक धरोहर जो होते हैं उनको प्रभाव डालता है। झीलों में अम्लीय वर्षा के कारण बहुत ज़्यादा जीवन विहीन हो रहा, मोस्टली अमेरिका में एसिड रेन ज़्यादा होती है जिसके कारण वहाँ झीलों में जीवन का नष्ट हो रहा है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण जो प्लैंकटन जो होते हैं और मोलस्का जो होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अम्लीय वर्षा में कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करके उसे कमज़ोर बना देता है जिससे कि क्या हो जाता है, क्षरण,
रेशन पैदा होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण टूट फूट पत्तियों में मैग्नीशियम और कैल्शियम अलग कर देती है, मतलब अम्लीय वर्षा के कारण पत्तियों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, वृक्षों में कवक मूल को नष्ट कर देता है अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा एसिड रेन बहुत ज़्यादा हमारे ऐतिहासिक धरोहरों को, अच्छे पेड़ पौधों को, जलीय जीवों को, सभी को प्रभावित करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मोक, धुआं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, वाहन से निकलने वाला, ये सब क्या है, अम्लीय वर्षा को प्रभावित करते हैं। सल्फर डाई और ट्राई ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई और ट्राई ऑक्साइड, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही है एसिड रेन, और हमारे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है वातावरण को। ओके, तो ये मैं अम्लीय वर्षा के बारे में बता रही थी। अभी देखो, इसके आगे मैं आपको बताऊंगी अम्लीय वर्षा के बाद कुछ क्या होता है कि मतलब ओजोन वगैरह है, जैसे बायोगैस के बारे में बता दूं। जो बायोगैस क्या कहलाती है, भारत में गोबर गैस या बायोगैस कहा जाता है। इसका उत्पादन करने के लिए वर्ष में 2003 से लेकर 2004 में लगभग 614 मेगावाट विद्युत उपकरण स्थापित किए जा चुके हैं। किसके अकॉर्डिंग? गोबर गैस के द्वारा। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा बनाने के लिए गोबर गैस का या बायोगैस का उपयोग किया जाता है। गोबर गैस क्या कहलाती है कि इसके अंतर्गत हमें क्या प्रदूषण भी नहीं होता है, और जितने भी अपशिष्ट पदार्थों को इस संयंत्र में भरा जाता है, और भरने के बाद क्या है होता है कि गोबर गैस को गैस भी जलाई जा सकती है, विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है। गोबर गैस में कर्दन 206 मिलियन टन खाद प्रति वर्ष बनाई जाती है ना। इसके मतलब क्या होता है इसमें कि एक जो 16 से 25% मिलियन ग्रामीण जो हैं, 16 से 25 मिलियन ग्रामीण जो हैं, गोबर गैस में पाक ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तो गोबर गैस है। अभी देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी एक अगर पूछ लेता शॉर्ट कोर्स में 2 नंबर में, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण आप समझ सकते हैं कि रेडियो का मतलब है अल्फा बीटा, और जो गामा किरणें निकलती हैं उनके निकलने के कारण जो प्रदूषण होता है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाता है। जैसे यानी हवा, पानी और मिट्टी का विशेष प्रदूषक है, परंतु रेडियोधर्मी भी एक प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण में अल्ट्रावायलेट किरणों के विघटन के कारण होता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का हो सकता है, आयनीकरण वाला और गैर आयनीकरण, आयोनाइज एंड नॉन आयोनाइज। आयनीकरण का अत्यधिक भेदन क्षमता होती है। जो आयन वाले होते हैं प्रदूषण रेडियोधर्मी, उनमें भेदन क्षमता जो होती है, पोटेंशियल पावर जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और जो नॉन आयनाइज होते हैं वो क्या, उन्हें घटक को प्रभावित करते हैं, उन्हें अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो नाभिकीय जो होते हैं प्राकृतिक, पहला देखिए नाभिकीय रेडियो एक्टिविटी पॉल्यूशन में पहला प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या कहलाते हैं, जैसे कि यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, थोरियम, रेडान वगैरह जो होते हैं चट्टानों को भूमि जल में पाए जाते हैं, जिसके कारण ये प्रदूषण होता है। ये मनुष्य को उतना ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाते हैं। दूसरे जो होते हैं मनुष्य द्वारा जो टेस्ट किए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर टेस्ट किया जाता है, रेडियो प्लूटोनियम का खनन किया जाता है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का, नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय शस्त्र वगैरह आदि के परीक्षण किए जाते हैं, इसके कारण भी प्रदूषण होता है। फिर नाभिकीय फॉल आउट जो होता है, इसमें स्ट्रांसियंस 5%, 90% सीजियम और 137 आयोडीन वगैरह ये विघटित होते हैं। क्या होता है, न्यूक्लियर फॉल आउट के कारण भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर इसके बाद आप देखेंगे नाभिकीय अपशिष्ट का विकिरण जो होता है, डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्टेज जो होता है, इसके कारण भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। शोध जो किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं अस्पताल वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, इसके कारण भी होता है। एक्सरे का प्रयोग नैदानिक विधि के रूप में किया। कैंसर के उपचार में रेडियोधर्मी का उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी जिसमें की जाती है। इसके बराबर विज्ञान प्रयोगशाला में कार्बन 14, आयोडीन 125 तथा का प्रयोग किया जाता है, जो कि नाभिकीय जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के कारण बन सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लें, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, थैंक यू।